एक बातचीत हो रही है क्या? मैं बता देता हूँ, रास्ता तलाश नहीं रहे हैं। सहनी जी का रास्ता तो मतलब नहीं रहे हैं। सहनी जी का रास्ता तो मतलब ऑलरेडी तलाशा हुआ है। वो लोग डोरा डाल रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग सुनने वाले नहीं है इस बार। अच्छा डोरा है छातापुर नहीं छाता, ये देखिए, ये मैं नहीं बोल सकता, ये तो नेता का डिसीजन होगा, चुनाव लड़े नहीं लड़े। लेकिन एक बात तय है कि 2025 में परिवर्तन होगा। और सिर्फ छातापुर नहीं, पूरा बिहार का यूथ ने ठान लिया है। एक एक पब्लिक, किसान की समस्या देखिए, खाद की कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन कोई नेता नहीं बोलेंगे इस बात पे। तेजस्वी जी सहनी जी को साथ रहते तो तेजस्वी जी बिहार के 2020 में सीएम होते। वो कान खोल के सुन लें, 2025 में हमारी सरकार बनेगी और हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। मल्लाह का कुछ नहीं हो सकता है, बीच मझधार में रह जाएंगे आप। आदरणीय मुकेश सहनी जी नहीं होते तो सरकार नहीं बनती, मैं बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का खत्म सा हो गया। डेवलपमेंट रेवेन्यू आएगा तभी ना होगा। दारू बंद है बूथ पे, और एक एक विधानसभा पे हम लोगों का आदमी तैयारी शुरू कर दिया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं यार। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों पल पल बदल रही है। किसी भी वक्त कुछ बड़ी राजनीतिक समीकरण हो जाए तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीमार होना, उसके बाद बिजनेस समिट में नहीं जाना और एनडीए की आपात बैठक बुला लेना। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर दिल्ली में भी एनडीए की बैठक बुलाई जाती है। हालांकि जो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता थे वो दिल्ली ना जाकर बिहार आते हैं और बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दिल्ली तलब कर लिया जाता है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और खासकर मिथिलांचल एरिया, जो मिथिला का एरिया है, वहां पर इंडिया गठबंधन किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के माध्यम से एक बड़ा जो है राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है। हमारे साथ संजीव मिश्रा, जो कि सन ऑफ मिथिला के नाम से फेमस हैं, बिहार के अंबानी कहे जाते हैं। छातापुर से लगातार इनकी एक्टिविटी हम लोग भी देख रहे हैं, काफी बड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली भी गए थे, वहां भी कई बिहार के लोगों से, छातापुर के लोगों से इनकी मुलाकात होती है। तो क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि दोनों ही गठबंधनों में हलचल है। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिर दोनों ही गठबंधन में, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, हलचल तेज है। क्या कुछ हो रहा है ऐसा? देखिए, हलचल तेज होना लाजमी है। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, जो एक्टिविटी, तैयारी और प्लानिंग स्टार्ट किया है, तो सामने वाले तो परेशान होंगे। और उसको देखते हुए उन्होंने भी, हम लोग को देखते हुए उन्होंने भी पीछे से अपना क्षेत्र में जाना। खास करके हमारे क्षेत्र में तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नेता थे सब पटना में सो रहे थे, दिल्ली घूम रहे थे। और जैसे ही हम लोग का यात्रा स्टार्ट हुआ और हमारे नेता घूमना स्टार्ट किए, हम लोगों में नए नए लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो सबका पेट में दर्द शुरू हो गया। और देखा देखी वो लोग भी अपना क्षेत्र में जाना स्टार्ट कर दिए। ये हलचल तो होना ही है, क्योंकि सामने चुनाव है और सभी को अपना अपना तैयारी करना, अपने क्षेत्र में जाना है और चुनाव की रणनीति बनानी है। 2025 में सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे हुए थे। वो लगातार मिथिला के तमाम एरियो में घूम घूम के रणनीति बना रहे हैं। मुकेश सहनी उनके ठीक यात्रा से पहले आपको वीआईपी ज्वाइन कराते हैं। किसी बड़ी रणनीति पे काम कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार भाजपा हो, जदयू हो या एनडीए के तमाम घटक दलों में मिथिला के तमाम नेताओं की हलचलें बढ़ी हुई हैं। लगातार कार्यालय आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं। किसी बड़ी समीकरण पे काम चल रहा है? देखिए, मिथिला में जिस हिसाब से युवक लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, खास करके मिथिला की मैं बात करूं तो मिथिला में चूंकि लास्ट जो हमने चुनाव हम लोग लड़ाई लड़े थे वहां, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग की गलतियां हुई थी। कैलकुलेशन नहीं कर पाए थे या हमने सही से प्लानिंग नहीं कर पाए थे। चूंकि सबसे लास्ट चुनाव आप में याद होगा तो हम लोग 7वां चरण में हम लोग का चुनाव हुआ था और सबसे अंतिम समय में हुआ था। तो उसको हम लोग सही तरीके से, चूंकि इधर टिकट भी दे रहे हैं, उधर नॉमिनेशन भी हो रहा है, फिर कैंडिडेट का भी सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपाधापी में सबसे लास्ट में जो सिंबल बटा था वो कोसी और
मैं सीमांचल की मिथिलांचल की बात करूं तो उस एरिया में बटा था और उसका कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाया था। इसीलिए नेता हमारे जो है वो लोग जा करके संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जो बूथ का कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करके कि भाई ऊपर ऊपर हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे इस बार, जो बूथ स्तर के लोग हैं, जो गांव में किसको लोग पसंद कर रहे हैं, किस विधानसभा में लोग एक्टिव है, काम करना चाह रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, फेसबुकिया नेता ना हो, ऐसे चीजों को देख करके एक एक कार्यकर्ता से बात करके इस बार कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है और बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ, प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए सामने वाला भी परेशान है कि भाई ये लोग का प्लानिंग तो मिथिला में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन का भी अभी से कैंडिडेट का सिलेक्शन का तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए सामने वाला बेचैन है कि इस बार परिवर्तन, और पब्लिक भी मैं बता देता हूं कि पब्लिक भी परेशान हो गई है, मतलब उब गई है। पलायन की बात करें, रोजगार की बात करें, रेवेन्यू तो स्टेट गवर्नमेंट का खत्म सा हो गया। डेवलपमेंट रेवेन्यू आएगा तभी ना होगा, दारू बंद है और भी कई चीजें हैं। अभी आप लोन लेने के लिए जाइए तो इसमें मॉर्गेज चार्ज 2% कर दिए है। 1 करोड़ का लोन लेंगे तो 2 लाख रुपए आपको सरफेसी एक्ट में जो मॉर्गेज करेंगे उसको 2% आपको टैक्स देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्सेशन का लेवी है पब्लिक पे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रीजन ये दारू भी है। और कल तो बड़ा बिजनेस समिट हुआ है बिहार में, बहुत जो है MOU साइन हुए हैं, बड़ा निवेश आ रहा है बिहार में। भैया निवेश कहाँ से आएंगे और निवेश क्यों आएगा बिहार में, हमको बताइए। कोई एक कारण बताइए। आपके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है बहुत ज्यादा है। इससे पहले भी निवेशक आए थे यहाँ, सिर्फ पेपर पे MOU साइन होता है, MOU साइन होने के बाद कुछ नहीं होता है। इससे पहले भी बिहार समिट हुआ था, बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। देखिए क्या है ना, यहाँ ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, लोग नहीं आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब चीज है, संसाधन नहीं है। अच्छा, संसाधन नहीं है, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, बिजनेसमैन को जो एक सपोर्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। इसका मेन रीजन यही है। मैं भी तो व्यापारी हूँ, मैं भी व्यापार कर रहा हूँ, मुझे भी तो दर्द पता है कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ता है। एक इसका राजनीतिक पक्ष भी काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि भरोसा दे सकते थे उस कार्यक्रम में पहुंचकर, उनकी अचानक तबीयत खराब, कहा तो जा रहा है कि तबीयत खराब है, वो उस कार्यक्रम में नहीं जाते और उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लोग कह रहे हैं फेल हो गया कल का बिजनेस समिट। नहीं, ऑब्वियस है कि जो आप जिसके भरोसे, जिनका चेहरा देख करके इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो फेस नहीं दिखाई दे तो निवेशक तो कहीं ना कहीं मन में संशय होगा ही। CM का नहीं जाना, इन्वेस्टर डिमोटिवेट हो गया वहां। मैं बता रहा हूँ, हमारा भी तो सर्किल है, हम भी तो लोगों से बात होती है हमारी। जो भी इन्वेस्टर्स एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे कि CM क्या चाह रहे हैं, CM क्या चाह रहे हैं, और अब मैं बता देता हूँ कोई भी इन्वेस्टर्स अभी नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे ये बात मैं जान रहा हूँ। अच्छा, ये सामने चुनाव देखने के बाद आएंगे। किसकी जीत होती है, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। बिल्कुल। अभी जो है, अभी की जो सरकार है, अभी जो सरकार के लोग हैं वो चाह रहे हैं हम लेके आए, लोगों को दिखाएं। अभी मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा 14 जनवरी के बाद हर विधानसभा में ये लोग शिलान्यास करेंगे। सिर्फ अच्छा, उद्घाटन नहीं होता है। सिर्फ शिलान्यास होगा। दूरबीन आपको हर रोड में मिलेगा, हर पुल पुलिया बन के तैयार हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि लगता है कि 2 महीना में पूरा बिहार, पूरा प्रदेश में किसी चीज की कमी रहेगी ही नहीं। इस हिसाब से ये लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने वाले हैं इसी शिलान्यास करने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे मतलब बूढ़े हो गए हैं और उनकी तबीयत एक्चुअल में खराब है। अच्छा, लोग जो भी बोले, तबीयत उनकी एक्चुअल में खराब है। और एक एज होने के बाद, ऐसे भी 76-77 साल के हो गए हैं, तो एक एज होने के बाद तो रेस्ट की आवश्यकता होनी चाहिए CM साहब को। आप भी कह रहे हैं कि नेतृत्व अब सौंप देना चाहिए। बिल्कुल है, यूथ को बागडोर संभालने के लिए देना चाहिए। और यूथ में क्या होता है भैया, यूथ जो है ना, जो घर में जब आग लगता है ना, तो बड़े बुजुर्ग सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं, बुझाता यूथ ही है। जब घर में आग लगा हुआ है तो कौन बताएगा? यूथ कौन होगा वो तो तय करना होगा। अब यूथ तेजस्वी यादव होंगे, मुकेश सहनी होंगे, सम्राट चौधरी होंगे। मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव जी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। और हम लोग महागठबंधन में है तो ऑब्वियस है कि अभी यूथ में जो सबसे एक्टिव नेता है, मैं तो माननीय तेजस्वी जी को मानता हूँ, मैंने पूरा प्रदेश मान रहे हैं कि यूथ है। और इनको अभी बहुत कम टाइम में इन्होंने पूरा सब चीज को संभाल लिया है। 2 बार
ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कई विभाग के मंत्री रह चुके हैं, अनुभव है। और इनका तो पैटर्नल अनुभव है। जब घर में कोई आप व्यवसायी है तो मारवाड़ी जब कोई व्यापार करते हैं तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। मतलब उस माहौल में वो ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो कोई भी राजनेता है तो उनके घर में पॉलिटिक्स बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चे ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। तो कहीं न कहीं इनका बहुत बेनिफिट तेजस्वी यादव जी को मिला है। और तेजस्वी यादव जी की तरफ पूरा प्रदेश का जितना यूथ है वो देख रहा है कि तेजस्वी जी यदि सीएम बनेंगे तो कहीं न कहीं प्रदेश का विकास जरूर होगा। सीएम बनाने के लिए आप लोग ठान चुके हैं। अब हम नहीं, पूरा प्रदेश के जितने यूथ है सभी लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी सीएम बने और पूरे प्रदेश का नेतृत्व करें। उनके नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ाएं। कैसा नहीं डिप्टी सीएम होंगे? बिल्कुल बनेंगे। हमारे नेता की बहुत बड़ी भूमिका है और बिना हमारे नेता का देखते हुए तेजस्वी जी किसी मंच पे नहीं जाते हैं। तो हमारे नेता को डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, तभी तो हमारे नेता उनके साथ लगे हुए। चलिए अब हम थोड़ा सा उस क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मिथिला जो क्षेत्र है वहां पर भी सरगर्मी काफी तेज है। हमने शुरुआत में ही कहा कि तमाम जो नेता हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी भी दल के हों, फिर हमने देखा कि ब्राह्मण संगठन भी कुछ एक्टिव मोड में आ गए हैं आपके ज्वाइन करते ही वीआईपी, क्योंकि आप भी काफी एक्टिव रहते थे सामाजिक चीजों में, ब्राह्मण संगठनों में। तो उन सब का कुछ ना कुछ क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा इस पूरे समीकरण में? देखिए एक बार बता देता हूँ, यदि कोई एक पार्टी ये मान ले कि मेरा बंधुआ मजदूर है ब्राह्मण या कोई भी जात, तो वो संभव नहीं है। स्विच करने में आदमी को समय नहीं लगता है और स्विच तभी करता है जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है। आप ये मान लीजिएगा, कोई आप दल है, आप ये मान लीजिएगा कि ब्राह्मण या राजपूत या कोई भी अन्य कास्ट हमारा बंधुआ और फिक्स कैडर बन के रहे, तो वो समय नहीं है। समय है परिवर्तन का। परिवर्तन आदमी उब चुका है। एक समय के बाद आप डेली दाल चावल खाते हैं ना, तो आप उब जाते हैं। तो वही 20 साल 15 साल से बूथ स्तरीय पार्टी कही जाती है, समीकरण है उसके पास, कैडर वोट है ब्राह्मणों का, कैसे चुनौती दे पाएंगे आप लोग? झारखंड में तो आप ही लोग ने मीडिया वाली सरकार बना रहे थे, क्या हुआ नहीं देखे? यूपी में लोकसभा में नहीं देखे क्या हाल हुआ? टूटेंगे ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण का लोग क्या, पहले तो कांग्रेस में थे ब्राह्मण, और लोग बोलते ब्राह्मण में एकता नहीं। ब्राह्मण में सबसे बेसी एकता है, मैं बता देता हूँ। पहले यदि देते थे तो कांग्रेस को देते थे, फिर किसी एक पार्टी को देना शुरू कर दिए। लेकिन अभी ये कोई एक पार्टी ये मान ले कि ब्राह्मण मेरा बंधुआ मजदूर है, बंधुआ वोटर है, फिक्स वोटर है, कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, तो उनकी गलतफहमी है, जो कि इस बार लोकसभा में भी पता चला और इस बार विधानसभा में तो बिल्कुल, चूंकि ये प्रदेश और लोकसभा और जो विधानसभा का चुनाव है बिल्कुल अलग दिखता है। लोग वहां सेंट्रल को देखते हैं या स्टेट में देख रहे हैं। तो इस बार आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। जो लोग अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं हमारे पार्टी को, हमारे महागठबंधन को, वो कान खोल के सुन लें। 2025 में हमारी सरकार बनेगी और हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं जिस क्षेत्र में आपकी गतिविधियां काफी तेज हम लोग देख रहे हैं, छातापुर विधानसभा में। हालांकि वहां से नीरज बबलू बिहार सरकार के मंत्री हैं, काफी बार वहां से चुनकर आए हैं और कद्दावर बड़े नेता कहलाते हैं। हमने सवाल भी उनसे पूछे थे तो आपने देखा कि किस प्रकार का रिएक्शन उनका निकल कर आया। तो ऐसा क्या समीकरण बनेगा कि उनको भी आप हरा पाएंगे? समीकरण बिल्कुल साफ है। वहां की छातापुर की जो जनता है, छातापुर की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी। जनता चुनाव लड़ेगी। हमने देखा आपने फेसबुक पेज पर बकायदे पूरा डिटेल्स डाला है कि क्या क्या समस्या है, उसका कैसे निवारण करेंगे। जी मैंने देखा, आज की डेट में मैंने अपलोड किया है जो वहाँ की वस्तु स्थिति है और वहाँ के जितने भी यूथ है। मैं तो दिल्ली गया था, 450 लड़का हमको छातापुर का घेर लिया। कनॉट प्लेस में 450 लड़का, उन लोगों को पता चला कि मेरा बेटा का जन्मदिन है और अगले उसी टाइम वो लोग पहुंच करके 450 लड़का हमको घेर लिया कि इस बार हम लोग को परिवर्तन चाहिए। सारे इन्फ्लुएंसर्स है और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में सबकी एक्सपर्टीज है। कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और सारे लोग आए और सबने ये कहा कि भैया इस बार 2025 में हम लोग आएंगे। और वहाँ मंत्री है, वहां से चुनकर आते हैं, विकास तो किया ही होगा। भैया आप छातापुर की जनता से बाइट लीजिए, वहाँ का एक बार सर्वे कीजिए। आपसे मेरा आग्रह है कि वहाँ क्या काम हुआ है 20 साल में। वहाँ बेसिक जो जरूरत है लोगों की, शिक्षा स्वास्थ्य का, वो भी नहीं है। आज भी चचरी पे, हमको लग रहा है कि आपने देखा भी होगा छातापुर में चचरी पे आज भी लोग नदी पार कर रहा है और कई घटनाएं हो गई, लोग मर गया वहाँ।
पुल नहीं होने के कारण नदी से इस पार से उस पार यदि कर रहा था, डूब के मर गया। और हमको लग रहा है साल में कम से कम 10 मौत तो होता ही होता है सावन भादो के टाइम में, जून जुलाई अगस्त के टाइम में, और हर साल होता है। और वहाँ बाढ़ की बात करें, शिक्षा की बात करें, पलायन की बात करें, लोगों को छोटा छोटा इंडस्ट्री भी हम लोग लगा सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, छोटा छोटा उद्योग भी लगा सकते हैं, स्कूल हॉस्पिटल दे सकते हैं, कॉलेज दे सकते हैं, ताकि वहाँ गरीब के बच्चों को, लोगों को पढ़ने का आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, बच्चे पढ़े। और देखिए डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट तब होगा जब बच्चे को आप शिक्षित करेंगे। बच्चा यदि हमारा शिक्षित नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। 5 किलो अनाज से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उनको एक अच्छा एजुकेशन देंगे, उसको एजुकेट करेंगे, तो हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। उसके लिए हमने मुहिम छेड़ दी है। मुहिम छेड़ दी, बिल्कुल मुहिम छेड़ दी। हमने तो शुरुआत भी कर दी, अपने फंड से हमने स्टार्ट किया, स्कूल हॉस्पिटल बना करके। अभी बीएससी नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लड़ेंगे लगता है छतरपुर नहीं छाता, ये देखिए, ये मैं नहीं बोल सकता, ये तो नेता का डिसीजन होगा, चुनाव लड़े नहीं लड़े। लेकिन एक बात तय है कि 2025 में परिवर्तन होगा। और सिर्फ छातापुर नहीं, पूरा बिहार का यूथ ने ठान लिया है। एक एक पब्लिक, किसान की समस्या देखिए, खाद की कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन कोई नेता नहीं बोलेंगे इस बात पे। किसान को अभी जो यूरिया मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है, जो खाद ले रहे हैं, वो मार्केट रेट से किसी को नहीं मिला। एक किसान का हमको बाइट दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक किसान से स्टेटमेंट हमको लेके दिखा दीजिए कि हमको जो सरकार का एक मूल्य तय किया हुआ है उसमें किसी एक सरकार किसान को मिला हो खाद। लेकिन किसी को मतलब नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य और किसान की बात कोई नहीं कर रहे हैं। आप आए दिन ये बच्चे लाठी खा रहे हैं, हमारे बीपीएससी के बच्चे रात में 1-1 बजे तक, तो 2 बजे तक धरना दे रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर वही तो, अभी कौन, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम बिल्डर हैं, लेकिन वो देश का बिल्डर है, वो देश का निर्माता है, शिक्षक, और उसके साथ ये बदतमीजी हो रही है। उसके लिए कोई सूद नहीं ले रहा है। कोई पलायन रोक देंगे? बिल्कुल पलायन रुकेगा। उद्योग आएगा तो पलायन तो रुकेगा। उद्योग जब तक नहीं आएगा, पलायन कैसे रोक सकते आप? और मैं बताऊं तो सिर्फ रोजगार में पलायन नहीं है, शिक्षा में भी पलायन है। कई हजार करोड़ रुपया बिहार से दूसरे प्रदेश में जा रहा है। स्वास्थ्य में भी पलायन है, यहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर इलाज कराने के लिए। एक किसी जो अभी सरकार में जो लोग हैं, उनको यदि पेट दर्द करता है, दिल्ली जाते ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्यों आप बिहार में क्यों नहीं कराते हैं? मुख्यमंत्री आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो ठीक है, वो उनकी व्यवस्था है, वो जाएंगे। लेकिन एक साधारण विधायक को यदि पेट में दर्द होता है तो दिल्ली भागते हैं, क्यों नहीं अपने बिहार में इलाज कराते आप? अच्छा, मिथिलांचल एरिया के लिए क्या कोई प्लान है आपके पास? आप उस क्षेत्र से आते हैं, मुकेश सहनी जी ने आपको बड़ी जिम्मेवारी भी दी है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम अगर बन जाएंगे तो उस क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ठोस प्लान कुछ है? हम लोग तो अभियान छेड़ दिए हैं, और एक बूथ पे और एक विधानसभा पे हम लोग आदमी तैयारी शुरू कर दिया है। और 14 जनवरी के बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। और हर बूथ पे मेरा 12-12 लोगों का कमेटी हम लोग बना रहे हैं हर विधानसभा में। आरजेडी भी काम कर रही है, कांग्रेस भी काम कर रही है, सीपीआई सीपीएम भी काम कर रही है, बीजेपी भी काम कर रही है। ये जिस तरह से एकजुट दिख रही है महागठबंधन उस लेवल, मैं बता देता हूँ आपको, एकजुट है ना, एकजुट है। अभी देखिए कितना तोड़फोड़ होता है। सब लोग तो हम लोग को फोन कर रहे हैं कि भैया हमारे लिए भी कुछ देखिएगा। अच्छा, अभी देखिए कितना चीरफाड़ होता है। आप लोग चीरफाड़ करते हैं ना? जी बिल्कुल। तो ऐसे चीरफाड़ होने वाला है बिहार के राजनीति में। एनडीए में तोड़फोड़ होगी, बिल्कुल होगी। लोग आ रहे हैं, फोन आना स्टार्ट हो गया। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। देखिए तमाम जो चर्चाएं हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक चर्चा और है बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी को लेके। चर्चा है कि मुकेश सहनी भी रास्ता तलाश रहे हैं, एनडीए से बातचीत हो रही है क्या? मैं बता देता हूँ, रास्ता तलाश नहीं रहे हैं। सहनी जी का रास्ता तो मतलब ऑलरेडी तलाशा हुआ है। वो लोग डोरा डाल रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग सुनने वाले नहीं है इस बार। अच्छा, डोरे डाल रहे हैं? बिल्कुल डोरे डाल रहे हैं। हाँ। ये कर देंगे, वो कर देंगे। विधायक को भी खरीद लेते हैं। हाँ। पैसा दे करके विधायक को भी खरीद लेते हैं। नहीं, वो आपके पास ऑफर आया है क्या, या मुकेश सहनी जी के पास कि एनडीए में शामिल हुए? देखिए उनका तो डेली नेता संपर्क कर रहा है। अच्छा। किसी तरह से सहनी जी से मिलवा दीजिए हमको। अच्छा, किसी तरह से हमको मिलवा दीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जहाँ है मजबूती के साथ हैं, और उसमें रह करके हम लोग अपना सीएम और डिप्टी सीएम हम लोग चुनेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। एक अंतिम कमेंट हम चाहेंगे, छोटा कमेंट। नीरज बबलू, चूंकि अब छतरपुर से आते हैं, नीरज बबलू भी छतरपुर से आते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था जब आप ज्वाइन किए वीआईपी, तो उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पर। हालांकि उनका कोटेशन नहीं था, वो राहत इंदौरी का कोटेशन था, लेकिन उसमें लिखा था, दरिया तैर कर पार करो, मल्लाहों की क्या जरूरत है? बिना मल्लाह का तैर नहीं सकते आप छतरपुर में, बता देता हूँ। बिना मल्लाह कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, मल्लाह हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे नहीं पूरे बिहार में।
46 से 50 विधानसभा ऐसा है जो मल्लाह जो चाहेगा वही होगा। तो बिना मल्लाह का आप दरिया पार नहीं कर सकते हैं, रडरलेस शिप हो जाएंगे आप। अच्छा, पतवारहीन नौका जो होता है ना वो हो जाएंगे, बीच मझधार में फंस जाएंगे, ना इस घाट के रहेंगे ना उस घाट के रहेंगे। 2000 में बता देता हूँ, बिना मल्लाह का कुछ नहीं हो सकता है, बीच मझधार में रह जाएंगे आप। रडरलेस शिप होता है ना, पतवारहीन नौका, पतवारहीन मतलब बिना पतवार का आप नहीं नदी के इस पार जा सकते हैं, नहीं बैक हो सकते हैं। और 2020 में यदि हमारे सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी नहीं होते तो सरकार नहीं बनती, मैं बता देता हूँ। यहाँ तेजस्वी जी की गलती हुई थी। यदि तेजस्वी जी सहनी जी को साथ रहते तो तेजस्वी जी बिहार के 2020 में सीएम होते, मैं बता देता हूँ। उन्होंने दो बहुत बड़ी गलती की है जो उनका एहसास हुआ भी, सहनी जी को छोड़ना और कोसी सीमांचल को अंडरएस्टिमेट करना। यदि दो चीज नहीं होता, अब काम कर रहे जी कोसी सीमांचल उनको बैक कर दिए और सहनी जी यदि साथ होते या कोसी सीमांचल सपोर्ट कर देता तो 2020 में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं थे वो तेजस्वी जी होते। चलिए तो देखिए, उसी गलती को ठीक कर रहे हैं, इसलिए 2025 में फाइनल है एकदम कोसी सीमांचल को वो मिथिला को अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में सहनी जी को नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। चलिए तो देखिए, एक बड़ा खुलासा, भले ही चर्चाएं चल रही हैं मुकेश सहनी को लेकर, और इन्होंने बता भी दिया है कि ऑफर तो आ रहे हैं एनडीए के नेताओं के तरफ से, उन लोगों के बड़े पदाधिकारियों की तरफ से ऑफर तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2020 में तेजस्वी यादव ने जो गलती की उसको अब ठीक किया जा रहा है मुकेश सहनी के माध्यम से, संजीव मिश्रा जी के माध्यम से, पूरे मिथिलांचल एरिया में पूरी तरह से। अब देखिए, यात्रा से भी एहसास हो रहा है कि यात्रा जो निकले हैं तेजस्वी यादव उस जगह पर ज्यादा फोकस करें, मिथिलांचल के एरिया पे ज्यादा फोकस्ड है वो यात्रा। तो देखिए क्या कुछ होने वाला है बिहार के राजनीति में, लगातार हमारी जो नजर है वो बनाए हुए हैं हम लोग। लेकिन यह तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन से इतर इंडिया ब्लॉक में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी पूरी तरह से बिहार ही नहीं। उसको पढ़ लीजिए एक बार, छातापुर से भी जस्ट आया, पढ़ ही लीजिए। अच्छा देखिए, पढ़ ही लीजिए। आशीष जी लिखते हैं, देखिए अभी तुरंत आया है, हम लोग पढ़ के सुना ही देते हैं। दशकों बाद छातापुर के लोगों के लिए और खास करके ब्राह्मण समाज को अपने प्रखंड में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करने का अवसर मिलने वाली है, और इस अवसर को छातापुर के समस्त ब्राह्मण समाज को भुनाना चाहिए। आदरणीय ब्राह्मण शिरोमणि संजीव मिश्रा जी का लगभग 90% टिकट 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगी वीआईपी पार्टी के बैनर तले तय हो गई है। हम सभी बीजेपी की विचारधारा के साथ चलते हैं, जो कि अटल सत्य है, परंतु मौका इस बार मिलने वाला है कि हम सभी भी पार्टी से ऊपर आकर अपने जाति को सपोर्ट करें और माननीय संजीव मिश्रा जी के सपोर्ट में माहौल बनाने का प्रयास करें। देखिए 8:28 पर ये अभी 8:28 हो रहे हैं और ये पोस्ट आया है 8:18 पे हमारे इंटरव्यू के दौरान। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब उस जगह के जो लोग हैं वो यूनाइट हो रहे हैं। भले ही देखिए भाजपा की विचारधारा से जो लोग हैं वो भाजपा की विचारधारा से, तो यही बात है कि भाजपा ये कॉन्फिडेंस में लगातार रहती है कि मेरा कैडर वोट है। कैडर वोट को ध्वस्त करने का पूरा प्लानिंग इस बार आप लोगों ने रच दिया है। देखिए मैं बता देता हूँ, इस बार जो सबसे बड़ा चीज क्या है, यदि आप ब्राह्मण को कोई एक पार्टी ये मान के चले मेरा कैडर है और सहनी को मान के चल रहे मेरा कैडर है, ये दो गलतफहमी आप दूर कर लीजिए। सहनी भी आपके साथ नहीं है, सहनी समाज तो बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण समाज बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण समाज भी उब चुकी है कि भाई हमको ये एक बार तो हमको चेंज करना पड़ेगा, इसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। अभी ब्राह्मण समाज का देख रहे हैं मीटिंग जो हर जगह हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब क्या बंद कमरे में बातचीत हो रही है कि हमको ये फिक्स मान लिया है, इस बार इसको बता देना कि हम आपके फिक्स नहीं है, आपके हम ऐसा नहीं है कि हम आपके 100% कैडर है जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमको सम्मान देगा, जो हमको इज्जत देगा, हम उनके साथ। तो देखिए समीकरण टूटेंगे, सारे कैडर वाले जो समीकरण जिस पर सियासत होती है और पेपर पर ये तय हो जाता है कि ये जाति ये समाज इधर, ये जाति ये समाज इधर, तो सारे समीकरण टूटेंगे। बिहार के राजनीति में नया भूचाल आने वाला है। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।